हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी के इस अमेजिंग यूट्यूब लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th साइंस के बारे में। 10th की साइंस जो है उसका फुल पोस्टमार्टम करेंगे। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, माइनस में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, माइनस से जीरो पर आएंगे, जीरो से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हम बात करते हैं कि ये जो लेक्चर है किन के लिए होने वाला है। ये लेक्चर उन लोगों के लिए होने वाला है जो इस साल एग्जाम देंगे 10th क्लास का, या फिर अगली साल 2026 बोर्ड को टारगेट करके एग्जाम देंगे। ठीक है, ये उनके लिए होने वाला है। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे। हम सबसे पहले उन टॉपिकों को कवर करेंगे जिन टॉपिकों को आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे और जिनकी जरूरत आपको 10th क्लास में पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th क्लास में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो उन टॉपिकों को एक बार रिवीजन करने के बाद में जो टॉपिक 10th में काम आएंगे 9th क्लास के, उनको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस क्या होती है। ठीक है, साइंस के बारे में बात करते हैं, विज्ञान के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा अपने आसपास के, जो आप अपने आसपास का माहौल को देखिए। ठीक है, आपके आसपास में देखा होगा दिन का होना, जैसे कि दिन होता है, रात का होना। ठीक है, एक निश्चित समय पश्चात क्या होता है, दिन होता है। एक निश्चित समय पश्चात ही क्या होती है, रात होती है। जैसे 12 घंटे की रात होती है तो 12 घंटे का ही दिन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनबो का बनना, इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, इन सबके पीछे क्या है, एक लॉजिक है। ठीक है, एक एक विज्ञान छुपा हुआ है। ठीक है, अब हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान क्या है, तो प्रकृति और प्रकृति के रहस्यों के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है। प्रकृति और प्रकृति आपदाओं या फिर प्रकृति के रहस्यों के बारे में जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिन क्यों होता है। ठीक है, ये सब इसके रहस्य को जानना क्या कहलाता है, आपका विज्ञान कहलाता है। इंद्रधनुष क्यों बनता है, मौसम क्यों चेंज होती है, जलवायु कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, ये सब कहलाता है, आपका साइंस में आता है। जैसे आपकी साइंस कहलाती है। अब हम बेसिकली यदि हम बात करें तो जो आपकी साइंस होती है ना, जो आपकी साइंस होती है वो तीन भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है। तीन भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है। सबसे पहले आता है आपका केमिस्ट्री। सेकंड नंबर पे आपका आता है बायोलॉजी। थर्ड नंबर पे आपका आता है फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री जिसको हम रासायनिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, बायोलॉजी जिसको हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, फिजिक्स जिसको हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री को। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री है क्या, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपकी केमिस्ट्री है जिसको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री को आपको। ठीक है, अब हम बात करें केमिस्ट्री है क्या भाई। ठीक है, केमिस्ट्री जो है आपका रसायनों का अध्ययन, स्टडी ऑफ केमिकल। ठीक है, रसायन शास्त्र क्या होता है, रसायनों का अध्ययन। ठीक है, यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, रसायनों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका केमिस्ट्री कहलाता है। केमिकल ऑफ, स्टडी ऑफ केमिकल, स्टडी ऑफ केमिकल क्या कहलाता है आपका, रसायनों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, केमिस्ट्री कहलाता है। अब हम बात करते हैं रसायनों का अध्ययन, तो बात ठीक है आपकी कि हमने पता, आपने बता दिया रसायनों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा रसायन शास्त्र कहलाता है। अब बात करते हैं रसायनों की, आखिरकार ये रसायन है क्या और किससे मिलकर के बने होते हैं रसायन। रसायनों की बात करें, हम केमिकल की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है केमिकल जो होते हैं अणुओं से मिलकर के बने, अणु पर पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, रसायन जो होते हैं वो पदार्थों के से मिलकर के बने होते हैं, और पदार्थ जो होते हैं अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे पदार्थ के बारे में, जो आपका मैटर होता है, जो आपका पदार्थ होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें पदार्थ के बारे में, जो आपका पदार्थ होता है वो होता क्या है, ऑब्वियसली बात है। सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपका पदार्थ है, आप हर वह वस्तु, आप किसी भी वस्तु को ले सकते हैं। जैसे कि मैं इस मार्कर को लेकर के बताता हूँ। ठीक है, ये जो मार्कर है, ये इसका कुछ द्रव्यमान है तथा कुछ स्थान घेरेगा। ठीक है, ये कहलाता है भाई पदार्थ। ठीक है, तो इस संसार में आप जिस वस्तु को देखते हो, ठीक है, जिस वस्तु को देखते हो वो कहलाती है आपकी पदार्थ, और जो स्थान गिरती हो तथा जिसका कोई द्रव्यमान होता है।
ठीक है, देखते हो आप हर वस्तु को, ऐसा नहीं कि हवा को देख लिया तो हवा पदार्थ कहलाएगी। हवा पदार्थ है लेकिन वो अलग प्रकार का पदार्थ है, लेकिन पदार्थ रियलिटी का जो पदार्थ होता है वो, जिसकी पदार्थ की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि हर वह वस्तु जिसका कुछ स्थान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है वो कहलाती है आपकी पदार्थ, वो कहलाता है आपका मैटर कहलाता है। ठीक है, तो इस मार्कर पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस मार्कर को मैं अपने घर पर रख लूं, अपने हाथ पर रख लूं, इतनी जगह घेर रहा है उतनी ही जगह आपके घर पर ये घेरेगा। ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे यहाँ पर इतनी सी जगह घेरा, आपके यहाँ पे इतनी सी जगह घेरे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है हर वह वस्तु है, हर वह वस्तु जिसका कुछ स्थान होता है तथा कुछ, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती हो वो कहलाती है आपकी पदार्थ। एनी, यदि हम इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये होती है आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन। आई होप आपको पदार्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण की बात करते हैं तो जो आपका पदार्थ का वर्गीकरण होता है ना, आपका दो प्रकार से होता है। एक तो आप अवस्था के आधार पर कर सकते हो, दूसरा आप प्रकृति के आधार पर कर सकते हो। जो पदार्थ का वर्गीकरण है उसको आप दो प्रकार से कर सकते हो, एक अवस्था के आधार पर, एक प्रकृति के आधार पर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकृति के आधार पर बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे अवस्था के आधार पर, फिर उसके बाद में बात करेंगे हम प्रकृति के आधार पर। ठीक है, जो पदार्थ होता है उसको दो भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में होता है। पहला होता है अवस्था के आधार पर, दूसरा होता है आपका प्रकृति के आधार पर। ठीक है, पहला होता है आपका अवस्था के आधार पर, दूसरा होता है आपका प्रकृति के आधार पर। अब सबसे पहले हम किस पॉइंट के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई अवस्था के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण होता है वो किन किन पदार्थों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो वर्गीकरण होता है ना अवस्था के आधार पर, वो तीन प्रकार से होता है मुख्य रूप से। वैसे बहुत प्रकार से होता है, वैसे मुख्य रूप से प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका पदार्थ का वर्गीकरण अवस्था के आधार पर ठोस में। ठीक है, ठोस, आपने ठोस को पढ़ा होगा जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका आता है द्रव, जिसको हम इंग्लिश में लिक्विड के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका आता है गैस, जिसको हम इंग्लिश में भी गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहले इसको रफ करते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे अवस्था के आधार पर, कि पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है वो अवस्था के आधार पर क्या होता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो पदार्थ का वर्गीकरण होता है मुख्य रूप से वो तीन प्रकार से होता है। वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका ठोस, जिसको हम सॉलिड के नाम से जानते हैं। पहला होता है आपका ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव, तीसरा होता है आपका गैस। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुण की। ठीक है, इनके जो गुण हैं, ठीक है, गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, गुणों के आधार पर।
अब हम इसके गुण देखते हैं, ठीक है। जो पहला गुण होता है इसका क्या होता है? जो पहला गुण होता है वो होता है आपका अंतराण्विक बल, ठीक है। अब बात करते हैं अंतराण्विक बल होता क्या है, ठीक है। तो दो अणुओं के बीच में, ठीक है, दो अणुओं के बीच में लगने वाले बल को किस नाम से जाना जाता है? अंतराण्विक बल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल, दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल किस नाम से जाना जाता है? अंतराण्विक बल के नाम से जाना जाता है। यदि हम ठोसों में बात करें तो ठोसों में क्या होता है? अंतराण्विक बल उच्चतम होता है, ठीक है। एक अणु, ठोसों में क्या होता है? एक अणु दूसरे अणु के साथ मजबूती से चिपका हुआ होता है, इसलिए वो ठोस होता है, ठीक है। ठोस में जो अणु होते हैं ना वो पास पास होते हैं, इसमें जो बल लगेगा ना वो बहुत ही प्रबल होगा, यानी कि बहुत ही उच्चतम होगा। तो इसमें अंतराण्विक बल कैसा होता है? उच्चतम होता है। वहीं पर हम गैसों में बात करें तो गैसों में क्या होता है? थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है। यदि थोड़े दूर होंगे तो क्या होगा? कम होगा। और भी ज्यादा दूर होंगे तो और भी ज्यादा कम होगा। गैसों में क्या होता है? गैसों में बहुत दूर होता है, ठीक है। गैसों में कितना होगा? बहुत दूर होता है। लेकिन ठोसों में क्या होता है? गैसों की तुलना में कम दूरी होती है, तो जो बल लगेगा वो लगेगा गैस की तुलना में कम, लेकिन ठोस की तुलना में बल लगेगा ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा उच्चतम रहेगा इसमें, इसमें रहेगा गैसों से ज्यादा ठोसों से कम। ठीक है, गैसों से ज्यादा और ठोसों से क्या रहेगा? कम रहेगा। ठोस में यदि हम बात करते हैं तो इसमें होता है निम्नतम। गैस में यदि हम बात करें तो इसमें होता है निम्नतम। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। अंतराण्विक बल जो होता है ना, सबसे पहले हम गुण की बात करते हैं। अंतराण्विक बल जो होता है ठोसों में उच्चतम होता है। क्यों होता है? एक अणु दूसरे अणु के साथ मजबूती से क्या होता है? चिपका हुआ होता है, इसलिए उच्चतम होता है। दूसरा, यदि हम गैस में बात करें तो ठोस की तुलना में जो बल होता है ना वो कम होता है, परंतु गैस की तुलना में जो बल होता है ना वो ज्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अणुओं की दूरी बढ़ गई तो बल क्या हुआ? कम हुआ। अणुओं की दूरी और ज्यादा बढ़ गई तो सबसे कम हुआ बल, ठीक है। इसकी दूरी इसके कंपैरिजन में इसकी दूरी कम है तो बल भी कितना हुआ? कम होगा। इसके कंपैरिजन में इसकी दूरी ज्यादा है तो इसमें ज्यादा बल होगा, इसमें कम बल होगा, और भी ज्यादा कम होगा इसमें बल, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट जो है आपका अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक दूरी के बारे में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठोसों की तुलना में क्या होता है? ठोसों में क्या आता है कि एक अणु दूसरे अणु के साथ मजबूती से चिपका हुआ है तो दूरी होगी कम, ठीक है। इनमें यदि हम दूरी की बात करें तो इनमें दूरी दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना, तो दूरी होगी कितनी? कम होगी। तो इसमें दूरी कितनी होगी? निम्नतम, ठीक है। दूरी होगी इसमें निम्नतम। द्रव में क्या होता है? द्रव में थोड़े से अलग हो गए अणु, ठीक है, तो दूरी थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। दूरी थोड़ी सी बढ़ गई। और गैस में तो और भी ज्यादा अलग हो गए तो दूरी तो और भी ज्यादा हो गई, ठीक है। गैस में हो जाएगी उच्चतम और द्रव में होगी ठोसों से कम, ठोसों से ज्यादा और गैसों से कम, ठीक है। ठोसों से ज्यादा और गैसों से कम, इसमें क्या हो जाएगी? निम्नतम। इसमें होगी उच्चतम। उच्चतम होगी, दूरी ज्यादा है ना इसलिए। दूरी ज्यादा है इसमें इसलिए होगी उच्चतम, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपका? तीसरा पॉइंट होता है आपका आकार।
ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम आकार के बारे में बात करते हैं कि आकार कैसा होता है। ठोसों का जो आकार होता है ना वो आपका कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि आपका आकार की बात करें तो इतनी बड़ी यदि ईंट है कोई, तो वो अगर यहाँ पर रख दें तो उतनी जगह घेरेगी, उतनी जगह आपके घर पर घेरेगी। ठीक है, आकार की यदि हम बात करें तो। ठीक है, शेप की यदि हम बात करें तो इतनी बड़ी ईंट है तो इतनी बड़ी जितनी जगह मेरी घर पर घेरेगी ना उतनी जगह आपके घर पर घेरेगी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, आकार जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। आकार कैसा होता है, निश्चित होता है इसका आकार। वहीं पर हम द्रव की बात करें, द्रव में जैसे कि ये कोई गिलास है, इसमें हमने पानी भर दिया। ठीक है, इसमें हमने 1 लीटर पानी भर दिया। 1 लीटर पानी भरने के बाद गिलास में से अब इसको हमने किस में रख दिया, भगोनी में रख दिया। भगोनी में रखने के बाद में जितना स्थान वो गिलास में घेर रहा था, क्या वह उतना ही स्थान भगोने में घेरेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पात्र पर निर्भर करता है। जल जल जो होता है वो पानी जो होता है वो पात्र पर निर्भर करता है। जैसा आप पात्र लेकर के आओगे उस प्रकार में ढल जाएगा। ठीक है, गिलास में भरोगे तो गिलास जैसा आकार हो जाएगा, और आप भगोने में रखोगे तो भगोने जैसा आकार हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, ये पात्र पर निर्भर करता है। ना तो ये अनिश्चित होता है ना ही निश्चित होता है, इसमें पात्र पर निर्भर करता है। तो इसमें लिख देते हैं पात्र पर निर्भर करता है। ठीक है, पात्र पर निर्भर करता है। अब गैस में बात करते हैं हम। गैस में क्या होता है कि गैस में यदि हम बात करते हैं, गैस में देखिए आप इतनी सी डिब्बी में गैस को अगरबत्ती के धुएं को बंद कर करके ले आई। ठीक है, अगरबत्ती के धुआं इतनी सी डिब्बी में आ गया। ठीक है, अब एक बंद कमरे में उसको खोल दीजिए। खोलने के बाद में पहले इतनी सी जगह गिर रहा था, इतना सी जगह में क्या इतनी सी डिब्बी के आकार में था, फिर उसके बाद में पूरे कमरे में फैल जाएगा। ठीक है, तो उसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, क्यों, पूरे कमरे में फैल गया। तो इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब हम चौथे पॉइंट की बात करें तो वो होता है आपका आयतन। ठीक है, चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है आपका आयतन। ठीक है, आयतन की हम बात करते हैं, आयतन होता क्या है। ठीक है, आयतन जो होता है वो क्या होता है, तो जो वस्तु जितना स्थान घेरती है ना उसे हम उस वस्तु को आयतन के नाम से जानते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक है, जो वस्तु आयतन में लिख देते हैं हम, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का क्या बोला जाता है, आयतन बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठोसों में क्या होता है। ये जो आयतन होता है ना कैसा होता है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन बोला जाता है। ठीक है, ठोसों में क्या होता है कि जितनी जगह वो यहाँ पर घेरेगी वो उतनी ही आपके घर पर घेरेगी। जैसे कि ये मार्कर है, ये क्या ठोस है। ठीक है, ये क्या सॉलिड है, ठोस है। अब जितनी जगह ये मेरे हाथ पर घेरेगा उतनी जगह आपके घर में जहां पर आप रहोगे उस पर उतनी जगह घेरेगा। तो इसका जो आयतन होता है ना, जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव में बात करते हैं। द्रव में भाई जैसे कि हम बात करते हैं कि एक किस में रखे, कटोरे में रख दो, गिलास में रख दो। गिलास में यदि 250 ग्राम पानी आ रहा है, ठीक है, 250 ml पानी आ रहा है, तो उतना ही भगोने में आएगा 250 ml। ठीक है, इसका आकार बदलता है, ना कि इसका आयतन बदलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि 250 ml हमने पानी लिया, तो ऐसा तो नहीं है भर करके 270 हो जाए, 280 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो आकार होता है वो बदल सकता है, इसमें आकार बदल सकता है ना कि आयतन। आयतन जितना रहेगा, अगर उसका वेट है 270 ग्राम तो 270 ग्राम रहेगा, 250 ग्राम है या 250 ml है तो उतना ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, निश्चित होता है। जो आयतन होता है वो आपका होता है निश्चित होता है। परंतु गैसों में क्या होता है कि गैसों में कोई निश्चित नहीं होता, गैसों में अनिश्चित होता है।
किस बेस पर होता है देखिए मैं आपको बताऊं। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अगरबत्ती के धुएं को एक डिब्बी में बंद कर करके लाइएगा, ठीक है। पहला इतना स्थान घेरा था, फिर बड़ा सा कमरे में उसको खोल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जितना बड़ा कमरा होगा उतनी जगह घेर लेगा, ठीक है। उसका इतनी सी में आयतन कितना था, कोई नहीं था, वेट भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो धुआं होता है उसका कोई वेट नहीं होता, ठीक है। तो जितना वेट उसका उसमें था उतना ही किसमें होगा, कमरे में होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतनी सी डिब्बी में जितना वेट होगा, डिब्बी का जितना वेट होगा ना उतना धुएं का नहीं होगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, धुएं का कोई वेट ही नहीं होता है। अब इसमें जिसका जो आयतन होता है ना, वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण किस पर, प्रकृति के आधार पर हम देखते हैं, ठीक है। पदार्थ का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है ना प्रकृति के आधार पर, वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका शुद्ध, ठीक है, दूसरा होता है आपका मिश्रण। पहले हम प्योर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। जिसका वर्गीकरण होता है वो दो किसमें होता है, दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका शुद्ध, दूसरा होता है आपका मिश्रण, ठीक है। दूसरा होता है आपका मिश्रण, जिसको हम मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। अब शुद्ध में भी क्या आता है, दो प्रकार का होता है शुद्ध। पहला होता है आपका, ठीक है, शुद्ध भी कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट में आता है आपका तत्व, ठीक है। सेकंड में आता आपका आता है यौगिक। फर्स्ट में आता है तत्व, दूसरे में आता है यौगिक। तत्व जिसको हम कंपाउंड के नाम से भी जिसको हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। यौगिक जिसको हम कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। तत्व की यदि हम बात करें तो तत्व में क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। तत्व कैसे कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बोरोलियम हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया। ये क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु। यदि मैं H2 की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं H2 की बात करूं, H2, ठीक है, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन के दो अणु हैं, ठीक है, हाइड्रोजन दो परमाणु से मिलकर के बना होता है, तब वो कहलाता है H2, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन तत्व की है, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या है आपके एग्जाम्पल है तत्व के। यदि हम बात करें तो कि यदि आपका एक क्वेश्चन है कि क्या भैया हम H2O को तत्व बोल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, H2O का हम तत्व बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें H2O का मतलब क्या है, H इंटू एच, ठीक है। H इंटू एच यानी कि दो हाइड्रोजन मिलकर के H2 बना रहे हैं, ठीक है। H2 का मतलब होता है इसके अंदर दो हाइड्रोजन है, ठीक है। दो हाइड्रोजन है लेकिन है तो एक ही घर से, ठीक है तो एक ही परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन है, एक ही परमाणु है। ऐसा तो नहीं है कि एक H हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें दो एक ही परमाणु होंगे हाइड्रोजन, तब हम इसको बोलेंगे तत्व। यदि इसमें एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तब उसको हम तत्व नहीं बोलते, फिर वो अलग ही हो जाता है, फिर तो यौगिक में चला जाता है वो, ठीक है। ये होता है आपका तत्व। अब हम बात करते हैं यौगिक की यौगिक होते क्या है। ये हो गया आपका तत्व क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यौगिक कंपाउंड होते क्या है। की जो डेफिनेशन होती है वो होती है दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर के एक कंपाउंड बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक क्या है, परमाणु है, निश्चित अनुपात में मिल करके संयुक्त होकर के या मिल करके एक क्या बनाते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल होने वाला है आपका जल, ठीक है। एग्जाम्पल होने वाला जल H2O, ठीक है, जिसको हम जल के नाम से जानते हैं, ठीक है।
जल में क्या होता है कि जो इसका अनुपात है ना वो निश्चित है, 2:1। यदि हाइड्रोजन के 2 अनुपात होंगे, ऑक्सीजन का 1 अनुपात होगा और वो मिलेंगे तभी जल बन करके तैयार होगा। अगर भाई हम बात करें कि हाइड्रोजन के तो 2 अनुपात हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 1 अनुपात नहीं है। ऑक्सीजन भाई साहब कह रहा है मैं तो 1 अनुपात में नहीं जाऊंगा, मैं तो 2 अनुपात में जाऊंगा। अब ऑक्सीजन का मन कर रहा है 2 अनुपात में जाने का, तो इसमें हाइड्रोजन तो 2 अनुपात है ही, ऑक्सीजन ने 2 अनुपात और ले लिए, ठीक है। तो इसका तो सारा सिस्टम ही क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका सारा सिस्टम बदल गया। और ये जो है वो कहलाता है आपका H2O2 कहलाता है, आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें कुछ अनुपात वनुपात कुछ नहीं है, ना ये यौगिक रहा, ये तो अलग ही रहेगा, प्राणी बन करके तैयार हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। H2 होता है आपका जल, जिससे आपकी जान बचती है, ठीक है। और H2O2 होता है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिससे आपकी जान जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात, 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी यौगिक बन करके तैयार होगा, जिससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि 2:1 होगा तभी हमारा जल बन करके तैयार होगा। यदि उसमें H2 और O2 2:2 में मिलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमारा जल बन करके तैयार नहीं होगा, फिर तो अलग ही यौगिक बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं होता है, H2O2 होता है, इस प्रकार से क्या बनता है, आपका यौगिक बन करके तैयार होता है। अब हम बात करते हैं मिश्रण की, कि मिश्रण क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर की बात करते हैं, मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण जो होता है आपका भाई 2 प्रकार का होता है, ये भी, ठीक है। पहला होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा होता है आपका विषमांगी, ठीक है। पहला होता है आपका समांगी, दूसरा होता है आपका विषमांगी। अब हम बात करें समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि सभी संगठनों का अवयव जो होता है वो एक समान होता है, ठीक है। समांगी मिश्रण में एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। सब, ठीक है। समांगी मिश्रण में क्या होता है, सभी अवयवों का संगठन एक समान होगा तभी समांगी मिश्रण बनकर के तैयार होगा। जैसे कि हम बात करें, ये कोई गिलास है, ठीक है। इस गिलास में क्या है, मैंने पानी भर रखा, ठीक है। पानी भरने के बाद में मैंने इसमें क्या डाल दिया, शक्कर डाल दी, जिसको हम चीनी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, शक्कर प्लस पानी का घोल, ये इसमें शक्कर प्लस पानी मिला हुआ है। यदि हम चीनी घोलने के बाद में पानी को मतलब पानी में चीनी घोलने के बाद में यदि हम बीच में से टेस्ट करते हैं, उसको साइड में से टेस्ट करते हैं, उसको कहीं से भी टेस्ट करके देख लो, कहीं से भी चख करके देख लो, उसका जो एक संगठक होगा ना वो एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह से पानी मीठा होगा, कुछ जगह से पानी कम मीठा होगा, कुछ जगह से पानी ज्यादा ही मीठा होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिसमें सभी अवयवों का संगठन एक समान होता है उसे बोला जाता है हमारा समांगी मिश्रण, ठीक है। उसे बोला जाता है आपका समांगी मिश्रण। जैसे कि नमक और किसका, नमक पानी का घोल को देख लीजिए, या फिर चीनी और पानी के घोल को देख लीजिए। अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। यदि हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं, तो समांगी मिश्रण के अपोजिट होता है विषमांगी मिश्रण। इसमें सभी अवयवों का संगठन एक समान होता है, इसमें सभी अवयवों का संगठन एक समान नहीं होता है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस इसमें एक समान होता है, इसमें एक समान नहीं होता, ये लिखना होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, सभी अवयवों का संगठन एक समान नहीं होता है, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, आप रेत लेकर के आइएगा कहीं से, ठीक है, या फिर मिट्टी लेकर के आइएगा, उसको पानी में घोलिएगा, ठीक है। 1 गिलास पानी में मिट्टी को घोलिएगा, आप कुछ देर बाद देखोगे कि जो रेत होता है या फिर मिट्टी होती है ना, वो नीचे जो होता है पानी का जो तल होता है ना, जिस बर्तन का में आप घोलोगे उस बर्तन का जो तल होता है उसमें जाकर के वो बैठ जाएगी, वो एकत्रित हो जाएगी उसमें जाकर के, और पानी पानी ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नीचे रेत हो जाएगी, ऊपर ऊपर पानी हो जाएगा, तो उसमें एक समान संगठक नहीं होता है, ठीक है। जिन अवयवों में एक समान संगठक नहीं होता उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण, और जिन अवयवों में संगठक एक समान होता है उसे बोला जाता है समांगी मिश्रण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परमाणु अणु खत्म होने के बाद में फिर हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो आपकी रासायनिक समीकरण होती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। और तीसरा लेक्चर खत्म होने के बाद में हम आपके चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, हम आपके चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो के अंदर, उस पर भी हमें बताएं ताकि हम दोबारा से आपको रिपीट करवा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।